आप सिर्फ सोच ही सकते हैं कि एक एटम बम से कितनी तबाही हो सकती है, लेकिन जितना आप सोचते हैं वो एटम बम की तबाही का सिर्फ 10% है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, एक मुल्क पर एटम बम गिर गया और वहाँ की दुनिया खत्म बस, लेकिन नहीं, 90% ये कुछ और ही है। आइए मैं आपको बताता हूँ। एटम बम को जमीन के जिस कोने में गिराया जाता है तो गिरते ही इसकी रोशनी 80 से 100 किलोमीटर तक फैल जाती है और इसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि इंसान कुछ सेकंड के लिए अंधा हो जाता है। एटम बम गिरते ही 3 से 4 सेकंड में 8 से 10 किलोमीटर रकबा के अंदर अंदर हर चीज तबाह हो जाती है, वो चाहे इंसान हो या जानवर। क्योंकि एटम बम फटते ही जमीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री तक पहुंच जाता है और ये टेम्परेचर 4 से 5 सेकंड तक रहता है, यानी कि 4 से 5 सेकंड में इस एरिया के अंदर हर चीज पिघल जाती है। आम हालात में हमारे एरिया में 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर हो और हम बाहर नहीं जाते और हमें गर्मी की इंतहा लगती है तो हम सर पर कोई टावर या अम्ब्रेला लेके बाहर निकलते हैं। सोचिए कि अगर एक एटम बम फटे और जमीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री हो जाए तो हमारा क्या होगा। और ये टेम्परेचर सिर्फ बाहर का टेम्परेचर होता है। एटम बम के अंदरूनी हिस्से का टेम्परेचर सूरज के अंदरूनी हिस्से से भी ज्यादा होता है। सूरज के अंदरूनी हिस्से का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। एक एटम बम ब्लास्ट होता है, अंदरूनी हिस्से का टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि सूरज से 8 गुना ज्यादा इसके अंदरूनी हिस्से का टेम्परेचर होता है। और 90% तबाही तो एटम बम की अब जाकर स्टार्ट होती है। असल में एटम बम जमीन के जिस कोने में गिरता है कई सालों तक वो जमीन बंजर रहती है। मान लीजिए एक एटम बम गिर गया और 2-4 अफराद जमीन के नीचे किसी सुरंग में छुप गए और वो बच गए, लेकिन खुशी की बात नहीं है, वो बचे नहीं, वो तो एक हैरत अंगेज मौत मरेंगे। एटम बम फटते ही वहाँ के आसमान काले बादलों में छा जाएंगे और जमीन से 16 किलोमीटर ऊपर जाकर फैल जाएंगे और एटम बम फटने के कुछ देर बाद बरसना शुरू कर देंगे। और ये कुदरत की बारिश नहीं होगी, ये तो जहरीले केमिकल और रेडिएशन वाली बारिश होगी जो इंसान के लिए इंतहाई खतरनाक होगी। और जो चीज बच गई है वो इस जहरीली बारिश से मर जाएगी। और 2-4 अफराद जो बच गए हैं वो एटम पंप से निकलने वाले खतरनाक केमिकल्स और रेडिएशन जब वो सांस लेंगे तो सांस के जरिए उनके अंदर जाएगी और वो तरफ मर जाएंगे। और वहाँ की आबादी कई सालों तक नहीं होगी और कई सालों बाद वहाँ अगर कोई आबाद हो जाता है तो उसके असरात तब भी मौजूद होंगे और इसके असरात में डिसेबिलिटी और मजदूरी वगैरह कई सालों तक रहती है और ये कई नस्लों तक ऐसा ही रहेगा। एक एटम बम किन चीजों से मिलकर बनता है और ये कैसे यूज होता है। एक एटम बम में 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, नंबर 1 यूरेनियम, नंबर 2 प्लूटोनियम। और ये दोनों एलिमेंट्स इंतहाई खतरनाक एलिमेंट्स होते हैं। जब एक एटम बम को टारगेट करके जमीन के किसी कोने पे गिराया जाता है तो जमीन से लगभग 1600-1700 फीट ऊपर इसमें एक छोटा सा धमाका किया जाता है। इसके अंदर मौजूद 2 एलिमेंट्स यूरेनियम और प्लूटोनियम पर तीसरा एलिमेंट से वार किया जाता है। 3 एलिमेंट्स मिलकर लाखों एलिमेंट्स में चेंज होते हैं और जमीन में शदीदार धमाका होता है। एक एटॉमिक बम कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा हम 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए एटॉमिक बम से लगा सकते हैं। 6 अगस्त 1945 मंडे का दिन था, सुबह 8:13 का टाइम। जापान की सिटी हिरोशिमा जो कि हस्ती बस्ती उजड़ने वाली फर्स्ट एटॉमिक बम जिसका नाम था लिटिल बॉय, यानी कि छोटा बच्चा। कितना यूनिक प्यारा नाम है और कितना खतरनाक होने वाला था किसी को नहीं था। और ये अमेरिका जापान की सिटी हिरोशिमा पर गिराने वाला था। अमेरिका चाहता था कि जापान अपने आप को सरेंडर कर दे, लेकिन जापान ने ऐसा ना किया। अमेरिका ने जापान पर अपना एटॉमिक बम इस्तेमाल किया। एटॉमिक बम गिरते ही अमेरिका पूरी दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने वाला मुल्क बन गया। और इसके गिरते ही हिरोशिमा के तकरीबन 1.5 लाख लोग मारे गए और जो जख्मी हुए वो अलग। जापान ने अपने आप को फिर भी सरेंडर ना किया और फिर 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना दूसरा बम जिसका नाम था फैट मैन वो इस्तेमाल किया। ये बम लिटिल बॉय से ज्यादा खतरनाक था और इस बार जापान की दूसरी सिटी नागासाकी पर गिराया गया। और इन दोनों बम से तकरीबन 2,50,000 लोग मारे गए और ये अभी तक दुनिया की पहली और वर्ल्ड वार यानी कि एटॉमिक जंग। इन 2 एटॉमिक बम से इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि 1945 के बाद किसी भी कंट्री ने एक दूसरे के ऊपर एटॉमिक वॉर नहीं किया। इसके बाद सब कंट्रीज ने NFU पर साइन कर दिया, सिर्फ एक कंट्री ने NFU पर साइन करने से इनकार कर दिया। कमेंट्स में बताइएगा वो कौन सी कंट्री है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे NFU क्या होता है, किस कंट्री ने साइन करने से इनकार कर दिया था और NFU के बेनिफिट्स क्या हैं।